नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय वार्ता, जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में 7 समझौते। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट, जेईई और सीयूईटी को मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं। कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वालों से संवाद किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, पिछले 7 साल में अक्षय ऊर्जा का उपयोग 25% से अधिक बढ़ा। प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी, 9 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना। और जल झूलनी एकादशी का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली में आज भारत बांग्लादेश साझेदारी की समीक्षा करने और संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। बैठक में संपर्क, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और निवेश, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा, विकास, साझेदारी, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। दोनों देशों के बीच जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में 7 समझौते हुए। इनमें प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का समझौता शामिल है। इससे पहले सुश्री हसीना का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश का मित्र है। उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत के योगदान को याद किया। सुश्री हसीना ने उम्मीद जताई कि आज के विचार विमर्श से आर्थिक विकास और लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कुशियारा नदी जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौता होने की घोषणा की। इससे भारत के दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 8 सितंबर को अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की जियारत करेंगे। जिला प्रशासन उनकी यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने कोटा आए विद्यार्थियों से संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ थे। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि राजस्थान संस्कृति, सभ्यता, संघर्ष और सृजन की भूमि रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा सामान्य विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि नीट, जेईई मेन्स और केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा एक साथ नहीं करवाई जाएगी। इनको मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये फॉर्मेटिव स्टेज होने के कारण इस बार भी कुछ चुनौती सामने आई है। सरकार उसको संज्ञान में भी लिया है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको निर्भुलता की ओर ले जाएंगे। अभी कोई मर्ज की कोई कल्पना नहीं है। आज जो बच्चा स्कूल्स में है, जो कॉलेज में है, यही आने वाले लगभग 70-80 साल तक इन्हीं की विचार प्रभावित करेगा, न केवल देश को, दुनिया को करेगा। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसको ध्यान में रखते हुए 21वीं सदी की ग्लोबल सिटीजन बनाने लायक पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं। देश के पहले इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए
आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित प्रयोग की मंजूरी मिल गई है। इसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में इसे कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड के खिलाफ प्राथमिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ये कदम महामारी के खिलाफ सरकार के सामूहिक प्रयासों को और मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने सभी क्षेत्रों में बहुस्तरीय प्रयासों के जरिए कम कार्बन उत्सर्जन वाले उद्योग के लक्ष्य हासिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि कम कार्बन उत्सर्जन आधारित विकास की रणनीति प्रधानमंत्री की पंचामृत रणनीति के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। पिछले 7 सालों में अक्षय ऊर्जा का उपयोग 25% से अधिक बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से बुलेटिन में चलाई जा रही जागरूकता श्रृंखला में हम हर मंगलवार को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण समावेशी योजनाओं या पहल की जानकारी साझा करते हैं। आज हम आपको पीएम श्री योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत देश में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप पीएम श्री स्कूल से पूरे देश में लाखों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। योजना के तहत स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समग्र भावना को इनमें समाहित किया जाएगा। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। इसमें खोज उन्मुख, ज्ञान प्राप्ति केंद्रित शिक्षण पर जोर दिया जाएगा। नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हाल के वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव किए हैं। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने आज नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नागरिक सेवाओं के लिए नागरिक सेवा केंद्र नालसा का उद्घाटन किया। ये समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। न्यायमूर्ति ललित ने इस पहल के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और विधिक सेवा प्राधिकरणों के पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये 2047 के भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के अनुरूप है। न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये नालसा के लिए ऐतिहासिक पहल है, क्योंकि ये देश में विधिक सहायता प्रदान करने में नागरिकों के लिए समर्पित केंद्र के रूप में काम करेगा। ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशिक्षण संस्थान की ओर से आज जयपुर में एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पैलेट निर्माताओं को नवीनतम तकनीक की जानकारी दी गई। संस्थान में उपनिदेशक राजीव शुक्ला ने आकाशवाणी को बताया कि फसलों के अवशेष से बिजली उत्पादन से प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही ये किसानों की आय का जरिया भी बन सकता है। तो मेन उद्देश्य हमारा यही है कि कार्बन जैसा जो जलता है और ऊर्जा देता है, ऐसी चीज हमारे फसल अवशेष में है और उस फसल अवशेष में उस कार्बन को जला करके उससे हम बिजली पैदा करें। किसी भी टाइप का भूसा हो, फसल का अवशेष हो, इन सब में कार्बन है और इन सब को हम पावर प्लांट में जला करके उससे बिजली पैदा कर सकते हैं। और तब सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए इससे प्रदूषण भी कम होता है और पर्यावरण के लिए भी जो है ये सहायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में
अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। श्रोता 1922 नंबर पर भी मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस से लिंक प्राप्त होने पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रदेश में पोषण माह के दौरान पहले सप्ताह में महिला और स्वास्थ्य विषय पर प्रदेश की 62,000 आंगनबाड़ियों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, 6 साल तक के बच्चों और किशोर किशोरियों में खून की जांच की गई। बच्चों, किशोर किशोरियों को कृमिनाशक गोलियों का वितरण किया गया। स्तनपान और मासिक धर्म के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग में अतिरिक्त निदेशक पोषाहार लोकेश कुमार सहल ने बताया कि अब तक 30 लाख महिलाएं और बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पोषण माह के दूसरे सप्ताह में बच्चा और शिक्षा थीम पर केंद्रित कार्यक्रम होंगे। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश में करीब एक सप्ताह से दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिन के तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और रात के तापमान में भी करीब 3 डिग्री से अधिक की वृद्धि हुई है। लगातार गर्मी का असर बना हुआ है। श्रीगंगानगर और चूरू का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में दिन का तापमान लगातार 36 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही लगभग सभी जिलों में रात का तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि 9 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया क्षेत्र में एक डंपर और कार की टक्कर में कार में सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। डंपर की टक्कर से कार लसाड़िया तालाब में गिर गई। कार में सवार लोग आसपुर से बांसवाड़ा जा रहे थे। प्रदेश भर में आज जल झूलनी एकादशी का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों और घरों में कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भी सुबह से ही भगवान के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में जल झूलनी एकादशी पर 3 दिन का मेला भर रहा है। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। श्री सांवलिया मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल हुए। राजसमंद में चार भुजानाथ मंदिर में जल झूलनी एकादशी मेले का शुभारंभ हुआ। इसमें भाग लेने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अजमेर में 25 मंदिरों से रेवाड़ियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं। टोंक जिले में डिग्गी कल्याण और मालपुरा में जल झूलनी एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है। चूरू में मंदिरों में भजन कीर्तन हुए और महिलाओं ने कृष्ण भगवान के प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना की। उदयपुर में सुबह से ही जल झूलनी एकादशी पर विभिन्न समाजों की राम रेवाड़ियां निकाली जा रही हैं। बांसवाड़ा में इस मौके पर श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ राम रेवाड़ी निकाल रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती के लिए अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की प्राथमिक जांच और दस्तावेज सत्यापन का काम आज से शुरू हो गया है। ये काम जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान में किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग के सचिव नवीन जैन ने आज सुबह संस्थान पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट, जेईई और सीयूईटी को मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वालों से संवाद किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 7 वर्षों में अक्षय ऊर्जा का उपयोग 25% से अधिक बढ़ा है। प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। 9 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। और जल झूलनी एकादशी का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।